एंड बैक टू दिस एरा, इस टाइम पर इंडिया साउथ एशिया में एग्जिस्ट करता है एंड स्टिल इंडिया इज 7th मोस्ट बिगेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। बट इंडिया का जो एक्सपेंशन पहले था वो अब नहीं बचा है। लाइक इंडिया के पार्ट्स होते हुए आपने तो अपनी आंखों से ही देखे होंगे। बांग्लादेश, कश्मीर, पाकिस्तान, ये तो ज्यादा पुराने नहीं है, ये तो आपके सामने ही अलग हुए हैं। एंड अगर हम इंडिया के एक्सपेंशन की और इंडिया के इम्पैक्ट की बात करें इस वर्ल्ड में, तो 1947 में इंडिया से पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दोनों ही अलग हुए थे एंड उसके बाद वो सेपरेट कंट्रीज बन गए थे। तो ये जो दोनों कंट्री हैं, उन दोनों में ही जो इंडिया है उसने अपना काफी कुछ लॉस कर दिया है। लाइक सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में गई है, बट उसका कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश तो आजादी से पहले हमारे हिस्सा थे ही, बट अगर हम उससे और पहले की बात करें तो नेपाल, भूटान जो कि इंडिया से सेपरेट हुए हैं एंड इन दोनों कंट्रीज ने तो इंडिया में मर्ज होने की बात कही थी आजादी के टाइम पर, बट नेहरू ने उस चीज को डिनाई कर दिया था, जिसको आप मेरे पिछले वाली वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। एंड अफगानिस्तान, म्यांमार, ये दो कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के मैप में आज भी दिखते हैं। अब ये दोनों कंट्री दरअसल में एक टाइम पे इंडिया का हिस्सा थे। आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस, तो उन्हें बर्मा की जेल में बंद किया गया था एंड अफगानिस्तान के थ्रू वो जर्मनी गए थे। तो ये दोनों कंट्री कहीं ना कहीं इंडिया के पार्ट थे इन आवर एंशिएंट हिस्ट्री, बट ब्रिटिशर्स ने इन दोनों को सेपरेट कंट्री बना दिया ताकि इन दोनों पर और इंडिया पर कंट्रोल करना आसान हो जाए। बर्मा इंडिया से सेपरेट हुआ था 1937 में एंड अफगानिस्तान इंडिया से सेपरेट हुआ था 1934 में। एंड ऐसा नहीं है ये सारी बातें मैं हवा में बोल रहा हूँ, आज भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो तमिल के काफी सारे लोग बर्मा में रहते हैं, जो कि एक प्रूफ है कि इंडिया म्यांमार तक में फैला था। एंड इवन जो म्यांमार है उसने इंडिया के आजादी में काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया में एंटर म्यांमार के थ्रू ही करा था एंड म्यांमार से उन्होंने इकोनॉमिकल हेल्प भी ली थी। एंड अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो उसमें एक जगह है जिसका नाम है गांधार। एक्चुअली इस टाइम पे उसको कांधार बोला जाता है बिकॉज ऑफ मिस प्रोनाउंसिएशन, बट एक्चुअली वो गांधार है जहाँ की गांधारी थी, जो कि कौरवों की माता थी महाभारत में। अफगानिस्तान हमसे ज्यादा अलग नहीं है, वो 1834 में हमसे बेशक अलग हो गया है, बट वो इंडिया का ही पार्ट था एक टाइम पर। एंड अगर हम म्यांमार से थोड़े और आगे बढ़े साउथ ईस्ट कंट्रीज में, तो वहां पर जितनी भी कंट्रीज, म्यांमार, मलेशिया, थाई, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनाई एंड सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज साउथ ईस्ट में एग्जिस्ट करते हैं एंड इन सब पर एक ना एक टाइम पर इंडिया का इन्फ्लुएंस था। एंड यही बात है कि कंबोडिया में आज भी हिंदू टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं एंड इंडोनेशिया में भी। वाली द्वीप तो काफी ज्यादा फेमस है, बट इंडोनेशिया में रामायण का अपना वर्जन है जिसको बोलते हैं राम कवच एंड वो टोटली रामायण है, बट उनकी लैंग्वेज में एंड उनके फॉर्म में। वैसे तो इंडोनेशिया सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है, बट स्टिल इंडोनेशिया के नोट्स पर आज भी हिंदू गॉड्स की पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। एंड इंडोनेशिया में एक जगह है जिसका नाम है काली माता। क्या आपको भी काली माता सुनाई पड़ा? एक्चुअली ये वर्ड काली माता है, बट समय के साथ मिस प्रोनाउंस हो गया, काली माता हो गया, जिसमें ज्यादा कुछ फर्क मालूम नहीं पड़ता है। भले ही वहां के लोगों को आज ये मालूम नहीं है बिकॉज ऑफ उनकी हिस्ट्री में बताया नहीं जाता है। एंड साउथ ईस्ट की कंट्री है थाईलैंड, जिसमें गणेश जी को आज भी पूजा जाता है। तो वहां पर इंडियन गॉड्स कैसे पहुंचे? ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पार्ट होने की वजह से। एक टाइम पे साउथ ईस्ट के सारी कंट्रीज इंडिया का ही पार्ट थे, बट आज से 500 साल पहले यानी 15वीं सदी में जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने जिस टाइम पर इंडिया को कॉन्कर किया था, उस टाइम पर जितने भी साउथ ईस्ट के कंट्री थे उन सबको भी कॉन्कर कर लिया था। एंड यही बात है कि आज भी मलेशिया, इंडोनेशिया में इस्लामिक धर्म काफी ज्यादा माना जाता है बिकॉज इन कंट्री का इन लोगों ने इस्लामाइजेशन कर दिया था। बट बिफोर 15th सेंचुरी ये सारे कंट्रीज इंडिया का ही पार्ट थे, इसलिए जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट ईस्ट इंडिया जो कि साउथ ईस्ट के कंट्री थे, सेकंड मिड इंडिया जो कि हमारा करंट का इंडिया है, एंड थर्ड वेस्ट इंडिया जो कि अफगानिस्तान से लेके आज के जितने भी अरब कंट्री है वहां तक फैला हुआ था। एंड जो आज का ईरान है वो बना है पर्सिया के अवशेषों पर। वही पर्सिया जिसके पर्सियन लोग आज भी इंडिया में रहते हैं, उन्हें 10वीं सदी में उन्हीं की धरती से मार के भगा दिया गया था। ये सारे लोग इंडिया में इसलिए आए थे बिकॉज इन्हें पता था कि इंडिया ही है जो कि हमारी जान को बचा सकता है, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया पावर हब था इस वर्ल्ड का। एंड अगर हम और वेस्ट में जाएं तो इजिप्ट एंड सीरियन जो कि एक टाइम पे इंडिया का ही पार्ट थे, बट जैसे जैसे और धर्म आते गए वैसे वैसे हमारी कंट्रीज हमसे छिनती गई, इसलिए इजिप्ट एंड सीरियन को भी हमसे छीन लिया गया था। एंड उसके बाद वो सेपरेट कंट्री बन गए जो कि हुआ था 5th सेंचुरी में। अब ये तो मैंने नॉर्मली बता दिया कि किस सेंचुरी में कौन सा कंट्री हमसे अलग हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि यही कंट्री हमसे अलग हुए हैं। इस पूरे वर्ल्ड में हमारा इन्फ्लुएंस था। एंड स्टिल अगर आप बिलीव नहीं करते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस कहाँ तक था, हिंदू धर्म कहाँ तक फैला हुआ था एंड इंडिया कहाँ तक फैला हुआ था, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई गेस मैंने साउथ एशिया की तो सारी कंट्रीज का आपको बता ही दिया कि किस टाइप से वो सारी कंट्री इंडिया से अलग हुई है। बट अगर हम नॉर्थ एशिया की बात करें तो उसमें रसिया आता है। रसिया, हाँ, रसिया को उस टाइम पर ऋषियों का देश बोला जाता था बिकॉज रसिया एकदम परफेक्ट प्लेस थी स्पिरिचुअलिटी के लिए। एंड यही बात है कि इस टाइम पर भी रसिया के लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आज भी वो लोग काफी ज्यादा हाई है। वैसे तो रसिया का नाम ही ऋषियों के नाम पे पड़ा हुआ है,
बट अगर आप उसके और अंदर जाएंगे तो उसमें काफी सारी नदियां हैं जो कि हर कंट्री में होती हैं, बट आप शॉक हो जाएंगे रसिया की नदियों का नाम सुन करके, जो कि काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि वो इंडियन नाम है, यानी कि संस्कृत वर्ड से लिए गए हैं। कामा से आपको क्या वर्ड माइंड में आता है? कामा सूत्र, या कामा का मतलब होता है लव, जो कि आपको कामदेव की याद दिलाता होगा। बट कामा एक संस्कृत वर्ड है, इस चीज का कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बट जो कामा है वो रसिया में एक नदी का नाम है। सोचिए नाम कहाँ से आया होगा? ऑब्वियसली बात है संस्कृत से। बट इतना ही आपको जहाँ लग रहा है तो सुनिए, चंद्र, जो कि ऑब्वियसली बात है चंद्रमा के लिए बोला जाता है हमारे हिंदू धर्म में, वो भी एक नदी का नाम है। नारदा, जो कि नारद मुनि के नाम पर नाम पड़ा हुआ है रिवर का। सीता, जो कि ऑब्वियसली बात है भाई सीता माता के लिए ही है, बट वो भी एक नदी का नाम है रसिया में। सोचिए सीता कहाँ से नाम आया होगा? ऑब्वियसली बात है रामायण से। एंड इतना ही ज्यादा लग रहा है तो सुनिए, आयु, जिसका मतलब होता है एज, ये रसिया में एक रिवर का नाम है। एंड अंगारा, अंगारा तो आप सिंपली समझ गए होंगे, ये मतलब होता है कुछ आग जैसा, राइट? तो हाँ, जो अंगारा है वो भी एक रसिया में रिवर का नाम है। तो सोचिए रसिया में सिर्फ रसिया का नाम ही नहीं, उसके 4-5 जो रिवर हैं उनका नाम सिर्फ हमारे संस्कृत वर्ड्स पे पड़ा हुआ है। तो सोचिए रसिया में क्या इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं होगा? क्या रसिया सच में हवा में संस्कृत नाम रख देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री में जो रसिया है वो भी इंडिया का ही पार्ट था, बट टाइम के साथ में हमने उसको भी लूज कर दिया था। एंड अगर हम उसके थोड़े और ईस्ट में बढ़े तो वहां पर 2 कंट्रीज पड़ते हैं, जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। बट नॉर्थ साउथ को अगर हम हटा दें, बिकॉज ऑफ उनकी आज़ादी से पहले वो सिर्फ कोरिया थे। तो जो साउथ कोरिया के 60% लोग हैं उनका ये मानना है कि हम इंडियंस के डिसेंडेंट हैं। बिकॉज ऑफ कोरिया के एक राजा ने अयोध्या की एक लड़की से शादी की थी। तो उससे एक चीज का पता पड़ता है कि जो सेंटर ऑफ ब्यूटी इस टाइम पे कोरिया है, वो उस टाइम पर इंडिया था। जो इंडियन लड़कियां इस टाइम पर कोरियंस के पीछे पागल हैं, वो कहीं ना कहीं उस टाइम पर कोरिया की लड़की और लड़के इंडियंस के पीछे पागल थे। अगर हम बात करें अफ्रीका की, जो कि एक पूरा कॉन्टिनेंट है, मैं पूरे कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के बारे में तो बात नहीं कर रहूंगा, बट एक बात है कि जितने भी अफ्रीका के लोग हैं वो अपने आप को बोलते हैं कुसाइड्स। हाँ, कुसाइड्स। अब ये वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके आप 2 पार्ट करें, कुस और आइड्स, तो कुस का मतलब आप क्या समझते हैं? हाँ, ये कुस वर्ड आया है राम के पुत्र कुस। अब दरअसल जो अफ्रीका के लोग हैं वो स्टिल आज भी ये बात को मानते हैं कि वो लोग वंशज हैं कुस के, जो कि राम के बेटे थे। जब इंडियन एंड अफ्रीकन की दोस्ती हो रही थी, उनका मिलना जुलना हो रहा था, तब एक इंसान ने उन्हें दी थी रामायण। एंड उसको देख करके उन्होंने बोला था कि इसको तो मैं पढ़ चुका हूँ, बिकॉज हम कुसाइड्स हैं एंड हमारे जो पूर्वज थे वो थे राम, सो हम उनके वंशज हैं, इसलिए हम राम को जानते हैं। एंड अफ्रीका के ऊपर ये तुर्की एंड इराक, हाँ, ये दोनों कंट्रीज दरअसल में काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन कंट्रीज के बीच में एक जगह पड़ती है कुर्दिस्तान। वहां पर एक गुफा मिली है, जिस गुफा के अंदर राम की एक आर्ट मिली है। जी हाँ, एक आर्ट, जिस आर्ट में राम और वहां पर हनुमान जी का भी मेंशन है। एंड अरब का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसका नाम है सऊदी अरब। अब देखो सऊदी अरब जो है वो इस टाइम पर प्रो इस्लामिक हो चुका है, बिकॉज ऑफ मक्का वहीं पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप रिसर्च करेंगे कि इस्लाम से पहले वहां पर कौन सा धर्म था, तो आपको पता चलेगा वहां पे पॉलीथिस्ट लोग रहते थे। मतलब वो लोग जो कि मूर्ति की पूजा करते हैं और एक भगवान में ना मानकर अनंत भगवानों में मानते हैं। ये अरब में इस टाइम पर 8000 साल पुराना मंदिर निकला है। सोचिए, अरब में 8000 साल पुराना मंदिर। ऑब्वियसली बात है कि वहां पे मूर्तियों को पूजा जाता था, अगर मंदिर था तो। सो ऑब्वियसली वहां पर हिंदू धर्म ही था। अब इस बात को इतने सटीकता से मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में जितना भी ट्रेड होता था इंडिया का, जितना भी ट्रेड यूरोप वगैरह से होता था, वो अरब के थ्रू ही होता था। इंडियन शिप से अरब जाते थे एंड अरब से होकर के तब यूरोप एंड डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे। एंड इंडिया के लोग जब वहां पर जाते थे तो ऑब्वियसली बात है कि पूजा वगैरह भी करते होंगे। एंड पूजा वगैरह करते थे, मतलब सिंपल सी बात है कि वहां पर वो मंदिर किसी और का नहीं, वो हिंदूज का ही मंदिर था। के बाद में जिस टाइम पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसके बाद में वहां से सारी की सारी मूर्तियां हटा दी गई एंड वहां पे आ गया प्रो इस्लाम। तो यूरोप, हाँ, आज का यूरोप जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न है, जो कि बोलता है कि हमें किसी मूर्ति को पूजने की जरूरत नहीं है। वो लोग किसी धर्म को क्या मानेंगे, वो लोग तो इस टाइम पे क्रिश्चियनिटी तक को नहीं मान रहे। हाँ, वो लोग मान रहे हैं डेविलिज्म को। खैर, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अगर हम बात करें यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज की, अगर हम बात करें इटली की, तो इटली में एक जगह है रावेना। अगर आप इसको थोड़ा क्लियर करेंगे तो आपको एक साउंड आएगा रावना। ये वर्ड आया रावण से। इटली में रेवेना में ही एक पेंटिंग मिली है, जिस पेंटिंग में एक डियर को दिखाया गया है एंड एक इंसान जो कि मुखौटा उतार रहा है एंड एक लेडीज का हाथ पकड़ रहा है। अब ये आपको सीन थोड़े किसी चीज की याद दिलाते हैं। अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट होंगे तो आपके मन में आया होगा रामायण। जी हाँ, ये दरअसल में एक आर्ट है रामायण से। सेम वही सीन की मारिच को मारने के लिए राम गए थे एंड पीछे से जो रावण है उसने भेष बदल करके सीता जी को उठा लिया था। ये पेंटिंग इटली में मिली है, सोच रहे हो आप? एंड सिर्फ इटली नहीं बल्कि जर्मनी में भी इंडिया का इन्फ्लुएंस था। अब जर्मनी में एक रेस रहती थी जिसको कहते थे आर्यन। हाँ, वही रेस जिसके पीछे इतना सारा वॉर हुआ था।
अब दरअसल वीडियो को शुरू वाला पॉइंट याद कीजिए, आर्यव्रत, आर्य जो कि इंडिया को बोला जाता था एंड जर्मनी के लोगों को बोला जाता है आर्य। कनेक्शन बेटा, ये दरअसल में इंडियन रेस ही है जो हमेशा बोला जाता है कि आर्यन द्रविड़ थ्योरी है, जो ब्राह्मण है वो बाहर से आए, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण हमारे इंडिया से बाहर गए थे, हमारा इंडिया कमजोर नहीं है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में हमारे एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य। हाँ, वही विक्रमादित्य जिन्होंने पूरे वर्ल्ड पर राज किया था। एक्चुअली में रिटर्न में उनका शासन फैला हुआ था पूरे एशिया में, या पूरे साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया एंड वेस्ट एशिया। एंड इतना ही नहीं, उनका शासन यूरोप तक फैला हुआ था एंड अफ्रीका तक भी। तो आप थोड़ा सोचिए कि क्या उनका शासन अमेरिका तक नहीं फैला होगा। एक्चुअली विक्रमादित्य के मोस्ट ऑफ जो प्रूफ थे उन सबको मिटा दिया गया था, बिकॉज जिस टाइम पर नालंदा जली उस टाइम पर इंडिया के अंदर से जितने भी हमारे रिटर्न रिकॉर्ड थे उन सबको जला दिया गया था हल्के हल्के। यही बात है कि असली रामायण महाभारत और वेदों को जला दिया गया था एंड उसी टाइम पे इंडिया का जितना भी प्रीवियस इतिहास है वो भी जला दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारे पास में बहुत ही कम इतिहास है। ये चीज तो वेल रिटर्न है एंड हिस्टोरियंस भी इस बात को मानते हैं कि विक्रमादित्य का शासन फैला हुआ था पूरे एशिया पर एंड यूरोप पर भी। बाकी बात रही अफ्रीका एंड नॉर्थ साउथ अमेरिका की, तो हाँ वहां पर भी था। एंड अगर आपको नॉर्थ साउथ अमेरिका के प्रूफ की जरूरत है तो मैं बताता हूँ। नॉर्थ अमेरिका में एक ट्राइब रहता है जिसका नाम है होपी ट्राइब। अब ये मानते हैं कि उनके सामने 3 बार जो पूरा वर्ल्ड है उसका एंड हो चुका है एंड ये चौथी बार है। हाँ जी, युग साइकिल है हमारे हिंदू धर्म में, उसमें भी तो 4 युग होते हैं एंड ये चौथा युग चल रहा है होपी ट्राइब के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी। मेक्सिको की माया सिविलाइजेशन, जो कि ऑब्वियस सी बात है हिंदू सिविलाइजेशन से ही बनी थी, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। बट अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में पेरू एक कंट्री है एंड उस कंट्री पर बना हुआ है ट्राइडेंट। ऐसा ट्राइडेंट नहीं है जो कि गड़ा हुआ हो या फिर कुछ और हो, बकायदा एक जमीन पर बड़ा सा ट्राइडेंट बना हुआ है डेजर्ट में। हमारे रामायण में जिस टाइम पे सुग्रीव ने सभी वानरों को सीता माता को ढूंढने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में भेजा था, उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि जब तुम पश्चिम में जाओगे तब तुम्हें एक जगह मिलेगी जहां पर जमीन पर एक त्रिशूल उकेरा हुआ है जो कि बनाया हमारे बिजली के देवता ने। ये तो चलो ठीक है, बट आज भी जब पेरू के लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या है तो वो बोलते हैं कि ये है एक त्रिशूल जो कि हमारे बिजली के देवता ने बनाया है। बिजली के देवता कॉमन है ना? हाँ, और ये हमारी रामायण में लिखा हुआ है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि साउथ अमेरिका हमसे अलग था। सो अगर हम कंक्लूड करें इस वीडियो में तो हमें पता चलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब एक टाइम पे इंडिया का ही पार्ट थे या रह चुके हैं। साउथ ईस्ट एशिया को अंग्रेजों ने अलग कराया था एंड मिड इंडिया में से जितने भी देश अलग हुए हैं वो सब भी अंग्रेजों ने कराए। वेस्ट एशिया इस्लामाइजेशन की वजह से हमसे अलग हो गया एंड नॉर्थ एशिया में से रसिया अलग हो गया। यूरोप के इटली में राम की आर्ट मिली है। जर्मन में आर्यन लोग रहते हैं जो कि इंडिया के ही लोग हैं। अफ्रीका के लोग अपने आप को कोसाइट्स बोलते हैं। अरब में राम के फोटो मिले हैं, अरब में से मंदिर निकल रहे हैं। एंड अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में होपी ट्राइब, मायन सिविलाइजेशन, ये दोनों इंडियन सिविलाइजेशन से ही कनेक्ट है, इंडिया से ही कनेक्ट है, हिंदुइज्म से कनेक्ट है। एंड साउथ अमेरिका के पेरू का मेंशन ऑलरेडी रामायण में मिलता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड पे हमारा इम्पैक्ट नहीं था, इस पूरे वर्ल्ड पे हिंदुइज्म नहीं था। एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में हिंदुइज्म था, बट जिस टाइम पर डिफरेंट धर्म बने उस टाइम पर सारे के सारे लोग हमसे अलग जाते चले गए। एंड ऐसा नहीं है कि ये सारे धर्म हिंदुइज्म से अलग हैं, ये सारे धर्म भी हिंदुइज्म से ही ड्राइव हुए हैं। अब कैसे हुए हैं इसके बारे में अभी बात करते हैं।